हेलो हेलो, आप सभी को अमन कुमार चौधरी का नमस्कार। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 3 कवर करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ वो चीज़ें लिखी थी जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे इफ़ेक्ट डालता है। 4 चीज़ें थीं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर इफ़ेक्ट डालता है। 4 चीज़ें क्या क्या हैं और उसके डिटेल को आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। हमारा मेन टॉपिक वही है आज का। तो हमारा लेक्चर 3 आज का फिर शुरू करते हैं। फिर तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, जो पिछली बार में भी दे दिए थे, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि फैक्टर्स affected on solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक है मेन यही है, ठीक है। इसमें 4 चीज़ आए थे। क्या क्या आए थे? पहला नंबर पे आया था प्रेशर। क्या आया था? प्रेशर। दूसरा नंबर पे आया था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा नंबर पे आया था नेचर ऑफ सॉल्यूट। और चौथा नंबर पे आया था टेम्परेचर। ठीक है। तो हिंदी में आपको पता ही होगा, इसका तो पता होगा दाब। इसको हिंदी में दाब बोलते हैं, इसको ताप बोलते हैं। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक का गुण। विलायक का गुण और इसमें विलेय का गुण। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो यही 4 चीज़ है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर इफ़ेक्ट डालती है। उसकी जैसे चीनी सॉलिड, लिक्विड, पानी जो हो गया वो लिक्विड हो गया हमारा। तो जो चीनी जो है वो पानी में किस प्रकार से घुलेगा, कितना तेज़ी से घुलेगा, मतलब तेज़ी से घुलेगा या फिर धीरे धीरे घुलेगा, इसको कौन मतलब नियंत्रित करता है? वो यही 4 चीज़ है जो इफ़ेक्ट डालता है कि चीनी पानी में किस प्रकार से घुलेगा, किस स्पीड से घुलेगा और कितना अच्छा से घुलेगा या फिर कितना बुरा से घुलेगा, मतलब जो भी हो। तो ये इफ़ेक्ट डालेगा उस पर, यही 4 चीज़। तो इसी 4 चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे प्रेशर। तो यहाँ पे हमको हेडिंग देना है प्रेशर 1 नंबर पे। प्रेशर मतलब दाब। प्रेशर मतलब दाब। अब यहाँ पे लिखिएगा आप, जो प्रेशर है, जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ पे क्या लिए हैं, एक गिलास लिए हैं। ये पानी है हमारा, ये हमारा पानी है और ये हमारा कुछ चीनी है, ठीक है। ये चीनी है। इसको जब हम लोग इसमें डालेंगे तो इस पर प्रेशर से कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, आप लोग सोच के बताइए। मान लीजिए ये है और इसको हम लोग ग्लास से ढक दिए ऐसे, और कुछ पंप लगा के या फिर कुछ करके प्रेशर उस पर हम अगर डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिरिंज है, सिरिंज कुछ इस प्रकार का होगा, इसको बंद कर दिए, इसमें पानी हम डाल दिए, इसमें कुछ चीनी का टुकड़ा डाल दिए, और यहाँ से अगर हम लोग ऐसे कुछ डालेंगे, अगर हम इसको दबाएंगे इस सिरिंज को, तो क्या मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि चीनी जो है वो तेज़ी से घुलने लगेगा या फिर धीरे घुलने लगेगा। इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब प्रेशर से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर कि दाब से solubility of solid in liquid, solubility of
सॉलिड इन लिक्विड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्यों नहीं पड़ता है, इसका भी कुछ रीज़न होगा। तो यहाँ पे नहीं पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो चीनी जो है, ये चीनी ये ठोस है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब कि असंपीड्य होता है। हम उस पर दाब लगाएंगे तो वो दबेगा नहीं, वो कठोर रहेगा, ठोस रहेगा, इसलिए प्रेशर का उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। नॉर्मल रूप से जैसे पहले घुल रहा था वैसे ही घुलते रहेगा, प्रेशर पे एक्स्ट्रा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो ये हो गया, क्योंकि इसको यहाँ पे लिखते हैं नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, पड़ता है क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कि असंपीड्य होते हैं। तो इसमें हमारा इतना ही टॉपिक आता है, ये प्रेशर फैक्टर्स अफेक्टिंग अनसॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो प्रेशर से इस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए था, मतलब प्रेशर से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे पहले घुल रहा था वैसा ही घुलता रहेगा। और क्यों? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब अगर हम दाब लगाते हैं उस पर तो इनकम्प्रेसिबल होता है, उस पर दबाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इतना नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं फिर। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे, यहाँ से मिटा देते हैं ऊपर से। दूसरा आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि विलायक का गुण। जैसे अगर एक गिलास है उसमें पानी है और पानी के अंदर चीनी है, तो चीनी विलय हो गया, जबकि पानी विलायक हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया। पानी क्या हो गया? पानी सॉल्वेंट हो गया। दूसरा यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब कि विलायक का गुण, विलायक का गुण। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जैसे अगर आम भाषा में देखें यहाँ पे, तो ये जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है ये सिर्फ ऐसे चीज़ को घुलाता है अपने अंदर। जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम पढ़ रहे हैं इसको नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट में कुछ ऐसा गुण होगा जो सॉलिड को इसमें सॉल्वेंट में तेज़ी से घुला रहा होगा या फिर धीरे से घुला रहा होगा, मतलब कि इफ़ेक्ट कुछ डाल रहा है। उसके जो नॉर्मल जैसे घुल रहा था उसको नॉर्मल नहीं घुलने न देकर उसको तेज़ी से घुला रहा होगा या फिर नहीं भी घुला रहा होगा या कोई इफ़ेक्ट डाल रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट कि ये इसमें मतलब जो सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट मतलब कि लिक्विड, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलता है, पोलर सॉल्यूट घुलता है, जबकि जैसे
मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलता है, जैसे नमक। अभी समझेंगे हम लोग पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना, नमक का सूत्र होता है NaCl। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। ये क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर कुछ चार्ज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए नमक का ही हम ले लिए NaCl, तो ये इस पर प्लस और इस पर माइनस चार्ज होता है। तो अगर किसी पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर आ जाता है दोनों तरफ, अगर मॉलिक्यूल है उसमें एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, तो हम लोग उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर इस पर जैसे अगर हम CCl4 ले लें, तो जैसे CCl4 अगर इसका हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं यहाँ पे, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, Cl 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 Cl। इस पर कोई चार्ज नहीं जाता है, तो ये जो है CCl4 ये नॉन पोलर होता है। इसके अब पोलर और नॉन पोलर के लिए जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे HCl, ठीक है, HCl यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि ये पोलर और नॉन पोलर क्यों होता है। तो एक और चीज़ है, इसको समझने के लिए और अच्छा से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचने की क्षमता। क्लास 11th में ये टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की क्षमता कितनी है, वो उससे उसके En आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए Cl, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे तत्व हैं जिसका हमें याद रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है वो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, ठीक है। विश्व मतलब पूरा दुनिया में यही 3 है जो इस क्रम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व है। उसके अलावा क्लोरीन और कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब खींचने की क्षमता। अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन जो है, हम इसका जब स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे तो हाइड्रोजन और यहाँ पे जाएगा क्लोरीन। अब आप हमको बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का। तो मतलब क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मतलब होता है किसी भी वस्तु मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने पास खींचने की क्षमता। मान लीजिए अगर ये क्लोरीन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियॉन्स है मतलब बीच में का केंद्रक, और प्लस चार्ज यहाँ पे होता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपने पास कितना तेज़ी से खींच रहा है, वो कितना तेज़ी से खींच रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। किसकी? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की खींचने की क्षमता, और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्रोजन अगर हम बना लिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इसकी इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता में इसकी खींचने की क्षमता ज़्यादा है क्लोरीन की। तो अब यहाँ पे हमको बताइए, और थोड़ा सा आप ये भी जानने होंगे इससे पहले कि अगर एक्स्ट्रा चार्ज अगर आ जा रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास आ जा रहा है, तो मेरे पास कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज। अगर हम चार्ज अगर दे रहे हैं किसी को, इलेक्ट्रॉन अगर मेरा चल गया किसी के पास, तो वो तो मेरे पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब पूछिए कैसे? अगर न्यूट्रल स्टेट में बोले, अगर मान लीजिए एटम है, अगर Na का है, सोडियम का 11, तो इसमें 11 गो प्रोटॉन होगा और इसके चारों तरफ 11 गो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होगा और यहाँ पे 11 प्रोटॉन, तो दोनों यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है किसी भी न्यूट्रल एटम है, जैसे सोडियम है, हम इसको थोड़ा सा गहराई से ले जा रहे हैं, तब जाके आपको ये मतलब समझ में आएगा।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये समझाने के लिए ही हम ये वाला समझा रहे हैं, पूरा अंदर जाकर, ऊपर से नहीं, अंदर जाकर समझा रहे हैं हम, पूरा अंदर जाकर। पूरा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी न्यूट्रल स्टेट में, किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम होता है। सोडियम में, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, और उसमें इसलिए उसमें प्रोटॉन 11 है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। न्यूट्रल स्टेट में कोई चार्ज नहीं है तब। अगर कहीं कहीं आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है, Na+, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम भेज दिए, निकाल दिए, तो कितना हो गया? यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और बीच में कितना है? अभी भी बीच में का इलेक्ट्रॉन, आप बीच में का जो प्रोटॉन है, आप याद रखिएगा कि आप बीच में का कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो छेड़छाड़ कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये प्रोटॉन है, इसका कितना हुआ? नंबर यहाँ पे ज़्यादा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल गया तो ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे डिफरेंस हुआ, और प्रोटॉन प्लस वाला चार्ज यहाँ पे प्लस ज़्यादा हो गया। हम माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो वो एक कम हो गया। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करें ऐसे कुछ, तो यहाँ पे +11 और -10, तो यहाँ पे कितना आएगा? +1 आएगा। तो इसलिए Na पर 1 प्लस होता है, ठीक है, इसलिए Na पर 1 प्लस होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है प्लस या माइनस का। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ जाए, अगर क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है और 17 प्रोटॉन भी होता है बीच में। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए यहाँ पे अंदर, तो एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे माइनस बढ़ गया, एक और यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो गया -18। अब देखेंगे यहाँ पे, तो इस पर अगर मान लीजिए क्लोरीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 17 ही है, तो यहाँ पे +17 और -18, तो कितना हुआ? -1। यहाँ पे -1 चार्ज आ जाता है इस पर। मतलब कि प्रोटॉन तो उतना ही है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी किसी केस में, या फिर किसी किसी केस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बाहर से आ रहा है या फिर जा रहा है। बाहर से आ रहा है तो एक चार्ज बढ़ जा रहा है, और बाहर से अगर अंदर से जा रहा है तो एक चार्ज, मतलब प्लस चार्ज आ रहा है मुझ पर। मान लीजिए ऐसे, आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए अगर आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया है, अगर आपको कोई आदमी दे रहा है, कर्जा अगर आपको दे रहा है, तो 10 रुपया है पहले से 10 रुपया है, और पहले से 10 रुपया आपके पास अपना है, और अब पहले से 10 रुपया आपके पास कर्ज है। अगर कोई आदमी दे रहा है 1 रुपया अगर आपके पास दे रहा है, तो आप पे 11 रुपया कर्ज हो गया, मतलब 11 रुपया आप माइनस में चल गए, ठीक। मतलब कितना हुआ क्या आप, मतलब 1 रुपया और एक्स्ट्रा आप कर्ज में चल गए। पहले से तो 10 रुपये थे कर्ज में, लेकिन 1 रुपया और माइनस में एक्स्ट्रा चल गए। लेकिन अगर हम 10 रुपये अपना में से अगर निकाल के उसको दे रहे हैं, तो मतलब मेरा 10 रुपया पहले से जो था ऋण, वो मेरा अगर 1 रुपया हम अपने से निकाल के उसको दे रहे हैं, तो मतलब कि 1 रुपया का मेरा ऋण चूक गया, प्लस में 1 रुपया चल गया हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हुआ माइनस, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो हुआ प्लस, तो ये हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको समझाएं हम, इसलिए ये चीज़ इसलिए समझाए हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, मतलब कि खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और ये देगा, तो ये खींचेगा, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस, पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको पार्शियल डेल्टा को मतलब इसको पार्शियल मतलब कि आधा, मतलब आधा अधूरा के लिए इसको सूचित करते हैं इस चिन्ह से। तो ये पार्शियल माइनस आ जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कुछ अंश खींचेगा अपने पास। इसलिए अब खींच रहा है, अपने पास ले रहा है, तो माइनस ही होगा, है ना, माइनस ही होगा, इसमें खींच रहा है तो इसलिए माइनस आ गया इस पर। और इस पर अगर देखें तो ये जो है हाइड्रोजन, ये दे रहा है, ये खींच रहा है। अगर ताकतवर आदमी अगर आ जाए सामने, तो अब ये थोड़ी, इसका बस थोड़ी चलेगा, ताकतवर वाला का चलेगा, अब वो जैसे चाहेगा वैसे काम होगा उसका। तो ये यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पे ये प्लस आ गया। अब बोलिएगा पोलर और नॉन पोलर, ये पोलर है या फिर नॉन पोलर। इस पर देखिए 2 पोल आ गया। पोल मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या होता है, मतलब कि पोल। तो ये देखिए एक यहाँ पर एक इसका ध्रुव बन गया,
एक पोल इसका यहाँ पर बन गया और एक पोल इसका यहाँ पर बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्या, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर का एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा नॉन पोलर का एग्जाम्पल आप मान लीजिए, अगर दो ही एटम ऐसा है जो सेम है तो वो नॉन पोलर होता है। अब मान लीजिए आप ताकतवर हैं, आपके एकदम बराबर ताकतवर अगर सामने आ जाए तो ना आप कुछ बोलिएगा ना वो कोई कुछ बोलेगा, है ना। दोनों ताकतवर हैं, बराबर हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसका सब दोनों चुप रहेगा। तो वो बात यहाँ पे है कि अगर कौन अब दोनों सेम ही है तो कौन खींचेगा? ये खींचेगा नहीं, ये जितना खींचेगा इससे ये भी इतना ही खींचेगा इससे, तो अब दोनों पर चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा, दोनों पर 0 चार्ज होगा, क्योंकि ये जितना खींचेगा ये भी इतना ही खींचेगा, मतलब दोनों में बराबर दम लग रहा है। तो इसलिए ये जो है ये इस पर देखिए चार्ज कुछ भी नहीं है, दोनों पर कोई ध्रुव नहीं है, कोई पोल नहीं फॉर्मेशन हुआ है, दोनों पर कोई भी पोल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसलिए ये जो है ये नॉन पोलर है, इस पर कोई पोल नहीं बना है, इसलिए नॉन पोलर, अध्रुवीय। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है पोलर और नॉन पोलर का। अब इतना समझ में आया होगा, जहाँ तक उम्मीद है, कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। मतलब कि जिस पर चार्ज आ जाए जिसके दोनों तरफ, वो पोलर, जिस पर पोल उत्पन्न हो जाए, और जिस पर अगर पोल अगर उत्पन्न हो जाए तो पोलर, और अगर पोल उत्पन्न नहीं हो नॉन पोलर। और नॉन पोलर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अगर दो एटम सेम हो तो नॉन पोलर होता है, इतना याद रखिएगा। और CCl4 भी नॉन पोलर होता है, इतना याद रखिएगा। और एक और होता है बेंजीन भी नॉन पोलर होता है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे अब काम आएगा, ये समझाए थे रफ में, अब यहाँ पे इसका काम आएगा। जैसे पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलता है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलता है, इसका मतलब ये हुआ कि समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसमें एक लिखना चाहिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, समान को घोलता है, समान को घोलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा डेली लाइफ में है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसे अगर कोई ऐसा लड़का है जो पढ़ने वाला नहीं है, मान लीजिए स्कूल में आपका कोई दोस्त होगा जिस पढ़ने वाला नहीं है, और अगर एक और ऐसा भी लड़का आ जाए जो पढ़ने वाला नहीं है, पहले से आपका स्कूल में एक ऐसा लड़का है जो पढ़ने वाला नहीं है, तो देखिएगा ना, ज़्यादा नहीं, आधा से 1 घंटा बाद जब देखिएगा तो दोनों एक साथ ही उन्हें घुटकल रहेगा। अगर आपका कोई पढ़ने वाला दोस्त है, टॉपर है, अब बाई चांस कोई और टॉपर आ गया नया, तो अब देखिएगा आधा से 1 घंटा बाद फिर वो दोनों में रहेगा। इसका मतलब क्या? मतलब समान को घोलता है, मतलब कि जिसका जैसा नेचर होगा वो वैसा ही उसको अट्रैक्ट करेगा, वैसा ही उसको घोलेगा। डेली लाइफ में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कि समान को घोलता है। तो जो पोलर है, मतलब दोनों पर जो चार्ज है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नमक है तो नमक, ठीक है, NaCl प्लस माइनस। अब जल को देखिएगा, H2O, ठीक है, H2O इसका फॉर्मूला होता है, और इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जब तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब पूछिएगा प्लस माइनस तो पता है कि क्यों हुआ है भाई। यहाँ पे दुनिया में 3 गो जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन को देखिए, ये मतलब समझिए कि ताकतवर है, और ये तो बच्चा है अभी, हाइड्रोजन छोटा बच्चा है, तो समझिए कि ऑक्सीजन इसको, मतलब ताकतवर आदमी अगर चल गया ये दोनों बच्चा के सामने तो दब जाएगा ना, ये इसको खींच लेगा। तो ये खींच लिया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मतलब क्या हुआ, मेन बात क्या है यहाँ पे कि पोल उत्पन्न हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस आ गया, पर माइनस आ गया, प्लस, मतलब कि पोल उत्पन्न हो गया है यहाँ पे, मतलब पोलर बन गया। और ये भी पोलर है, तो मतलब ये भी पोलर, दोनों का नेचर सेम, ये भी टॉपर, टॉपर और टॉपर को ऐसे घोल लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे समान को घोलता है ये वाला यहाँ पे, इसलिए ये नमक जो है जल में घुल गया। अब अगर हम ऐसा करें, अगर आप
पूछेगा, मान लीजिए अगर हम क्लोरीन अगर डाल दें ना जल में, क्लोरीन अगर जल में डाल दें तो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। CCl4 अगर डाल दें जल में नहीं घुलेगा, CH2 डाल दें नहीं घुलेगा, बेंजीन डाल दें नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। अब देखिए, अब दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे लिखिएगा पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलता है, और लिखिएगा फिर यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट घुलता है। नॉन पोलर सॉल्यूट में नॉन पोलर सॉल्वेंट घुलता है मेरे भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे काम आएगा ये चीज़ जो पढ़ाए हैं, अब बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर ही मेहनत करना पड़ा था, अब यहाँ पे समझ में आएगा तो ये समझ में ज़रूर आएगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे बेंजीन, बेंजीन में CCl4, CCl4, यहाँ पे जब बेंजीन का हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है भाई मेरे, कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इस पर, सब पर जीरो चार्ज है। ये पूरा मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है यहाँ पे। तो ये नॉन पोलर है। इसी का जब हम ये जो है ना, ये अगर आप हमको बताएं एक चीज़, ये जो है बेंजीन, ये द्रव अवस्था में होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। बेंजीन क्या होता है? सॉल्वेंट, मतलब द्रव अवस्था में होता है, मतलब कि इसका ज़्यादा मात्रा होता है, मतलब सॉल्वेंट का मतलब यही होता है। अब इसमें अगर हम CCl4 को अगर हम डालें, CCl4, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। अब जब दोनों को अगर हम डालते हैं, मिलाते हैं, मतलब ये सॉल्यूट, सॉल्यूट ठोस, छोटा, कम मात्रा, ये ज़्यादा मात्रा, सॉल्वेंट, लिक्विड, जब इसको हम इसमें डालेंगे तो घुल जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में अगर NaCl को डालें तो नहीं घुलेगा, ये लिक्विड है, ठीक है। ऐसे ये लिक्विड है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन लिक्विड है। अगर हम इसमें NaCl को डालें, NaCl नहीं घुलेगा। CCl4 को डालें, CCl4, तो घुल जाएगा। क्या होगा? CCl4 घुल जाएगा। क्यों? NaCl इसलिए नहीं घुलेगा क्योंकि ये क्या है? पोलर है, और ये नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर है, मतलब समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर खचराई करने वाला है बेंजीन, और ये भी खचराई करने वाला है, दोनों मिल जाएगा भाई, दोस्त बन जाएगा। अब ये टॉपर को अगर आप डाल दीजिएगा इसमें नहीं पढ़ने वाला में, तो थोड़ी घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये रफ के लिए था, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा एज पर माई थॉट, ठीक है। इतना हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। प्रेशर ख़त्म, ये वाला ख़त्म, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ठीक है, इतना ही था इसमें। अब हम लोग दूसरा जो हेडिंग देंगे वो देंगे सॉल्यूट के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सॉल्यूट। नीचे वाला मिटा रहे हैं, नीचे वाला मिटा रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा है वो है सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए तीसरा, तीसरा, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा इसे। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, विलेय का गुण, विलेय का गुण, नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको सॉल्वेंट वाला समझ में आ गया है, सॉल्वेंट वाला, तो ये सॉल्यूट वाला भी समझ में आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट इसमें है वही कॉन्सेप्ट इसमें है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। देखिए ये भी सेम है, बस आप यहाँ पे ध्यान ये रखिए कि इसमें दो सॉल्यूट जो होगा वो दो प्रकार से होगा। सॉल्यूट जो होगा वो दो प्रकार से होगा। एक होगा कोवेलेंट सॉल्यूट,
कोवेलेंट सॉल्यूट और दूसरा होगा आयोनिक सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट। मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे लिखवा रहे हैं। कोवेलेंट सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट, इसमें भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए, जैसे कोवेलेंट मतलब क्या, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जब दो एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को एक एक शेयर करके अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो है कोवेलेंट। लेकिन अगर पूर्ण रूप से दे दिया, मान लीजिए एक है यहाँ पे एटम, एक यहाँ पे एटम है, अपना इलेक्ट्रॉन को पूरा दे दिया, उसको पूरा दे दिया, तो यहाँ पे आयनिक बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर एक एक दे रहा है, दोनों का बीच में अगर आ रहा है इस प्रकार से, तो ये कोवेलेंट सॉल्यूट बन जाएगा। मान लीजिए जल, HCl, सबसे अच्छा HCl, ये प्लस ये माइनस, ऐसे पूर्ण रूप से नहीं देता है, ये कोवेलेंट यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेकिन वही आयनिक के लिए हम ले लें तो NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरा उसको दे देता है और ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन एक पूरा का पूरा दे देता है, कंप्लीट ट्रांसफर। एक पॉइंट बनता है यहाँ पे, इन आयनिक बॉन्ड कटायन गिव कंप्लीट इलेक्ट्रॉन टू द एनायन। मतलब कि ये जो कटायन है, मतलब कि जो प्लस चार्ज वाला जो एटम है, ये अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को Cl माइनस को दे देगा, मतलब एनायन को दे देगा, ठीक है। और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब पूर्ण रूप से नहीं देता है, ट्रांसफ़र करता है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं, शेयरिंग करता है, ठीक है। मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि H है, ठीक है, H है। अब इसके चारों कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे मान लीजिए Cl है, क्या है, Cl है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब देखिए जो, अब इसको 7 है, वैलेंस पुराने के लिए कितना चाहिए, वैलेंसी को भरने के लिए, सबसे बाहरी कक्षा को भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। दुनिया में सब कोई भाई स्टेबल होना चाहता है, सब कोई स्टेबल होना चाहता है, सब कोई। अब स्टेबिलिटी बहुत अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार से आती है। कोई वैवाहिक रूप से स्टेबल होना चाहता है, कोई पैसा कमा के स्टेबल होना चाहता है, तो वह उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे एटम का निर्भरता, हमारा एटम जो है वो स्टेबिलिटी को पूरा करके स्टेबल होना चाहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करके स्टेबल होना चाहता है। तो हमारे एटम की अलग मांग है, तो इसकी मांग को पूरा किया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और मांग रहा है। और ये देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये वैलेंस में ऑक्टेट को पूरा ना करके डुप्लीकेट को पूरा करता है। मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको 2 को चाहिए। तो इसको 2 के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे आएगा ये दोनों का इलेक्ट्रॉन ये बीच में आएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और दोनों बोलेगा कि दोस्ती कर लेते हैं। अगर हम लोग दोस्ती कर लेंगे तो मतलब तुम्हारा भी मांग पूरा हो जाएगा, मेरा भी मांग पूरा हो जाएगा, शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आके ऐसे बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी यहाँ पे आ गया, मतलब कि अब हकदार हो गया ट्रांसफर, मतलब कि इस पर इसका शेयरिंग हो गया। हाँ, शेयरिंग मतलब कि हाइड्रोजन का एक अब गिनाएगा तो ऐसे गिनाएगा, क्लोरीन का गिनाएगा तो ऐसे गिनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी बैलेंस पूरा हो गया, क्लोरीन का भी, तो दोनों खुश। तो अब यहाँ पे हम बताने ये वाले थे। तो कोवेलेंट का मतलब ये हुआ, और आयनिक का मतलब NaCl। इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, कोई शेयरिंग नहीं, बंटवारा नहीं, कंप्लीट दे देता है कि तुम ही रख लो, ठीक है। तो आयनिक और कोवेलेंट का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोवेलेंट सॉल्यूट। कोवेलेंट सॉल्यूट जो है, इसमें हम लोग लिखेंगे, आयनिक को बाद में लिखते हैं, पहले इसी में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट, पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, सॉल्वेंट में घुलता है। और नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट, नॉन पोलर कोवेलेंट
सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, घुलता है, ठीक है। मतलब कि कोवेलेंट सॉल्यूट में पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, और जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। इसी का एग्जांपल यहाँ पे भी होगा। जैसे पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट, तो पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट नमक, ये तो आयनिक सॉल्यूट हो गया, इसको हम एग्जांपल में नहीं लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल में कुछ और ले सकते हैं। जैसे क्या ले सकते हैं, कोवेलेंट सॉल्यूट में मतलब समझ लीजिएगा, कोई एग्जांपल ऐसे देख लीजिएगा मॉलिक्यूल का। मतलब जो पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट होगा उसको जल में घुल जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं घुलेगा। और जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। जैसे CCl4 एक नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट का एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। तो वो बेंजीन में, जो बेंजीन के नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें घुल जाएगा, ठीक है। ये कोवेलेंट का बात हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मिटाते हैं, और ए में था कोवेलेंट सॉल्यूट, अब बी में होगा आयनिक सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ से हम लिख लिया आयनिक, क्या लिखेंगे, आयनिक लिखेंगे, आयनिक। तो यहाँ पे बी में लिख रहे हैं हम लोग आयनिक सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट। इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। थोड़ा सा बस ध्यान आपको ये देना है कि ये जल में घुलता है, ये जल में घुलता है। लिखिएगा आप इसमें, ये जल में घुलता है, लिख लीजिएगा जल में ही घुलता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है आपको कि हाइड्रेशन एनर्जी कुछ करके होता है, डेल्टा H हाइड्रेशन। इसका जो आपका जो मान होना चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि अगर ऐसा होगा ना तो जो सॉल्यूट है वो जल में घुलेगा, फिर उतना मतलब खुद से एक प्रोसेस बन जाएगा। मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा उसके बाद मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लैटिस एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा और तेज़ी से घुलेगा उस जल में। मतलब आपको एक्स्ट्रा और बाहर से कोई मेहनत नहीं करना है। अगर आप एक बार डाल दिए सॉल्यूट तो खुद से एनर्जी लाकर खुद से अपने आप को घुलाते चल जाएगा, घुलाते चल जाएगा, घुलाते चल जाएगा। तो बस इतना ही था इसमें। ये थोड़ा मेन था, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, ठीक है। इतना हो गया। अब जो हमारा अंतिम बचता है टॉपिक वो है टेम्परेचर। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो अंतिम बचता है वो है टेम्परेचर। हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर। और उसके बाद हमारा होगा आज का लेक्चर एंड, दी एंड। मतलब कि चैप्टर दी एंड नहीं होगा, चैप्टर भी बहुत है, मतलब काफ़ी लंबा है। हमारा लेक्चर आज का दी एंड होगा, ठीक है। हमारा लेक्चर आज का दी एंड होगा। जो 4th नंबर का जो टॉपिक है वो है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर मतलब कि ताप, मतलब ताप का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए आप ध्यान यहाँ पर ये रखिएगा कि अगर इसमें जैसे पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए अगर जैसे जब आपके घर में कपड़ा उपड़ा अगर धुआ रहा होगा, है ना, धुआते रहता है, तो जब देखे होंगे जो सर्फ जो है, सर्फ अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखिएगा एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा, मतलब पानी भी गर्म हो जाता है थोड़ा सा, और हाथ से छुएगा तो लगेगा थोड़ा गर्माहट आपको महसूस होगा उसका। अगर आप गर्म पानी ले रहे हैं, गर्म पानी कर रहे हैं और उसमें अगर आप सर्फ को डाल दे रहे हैं तो वो
सरफ देखिए बच जाता होगा, मतलब ऐसे मतलब गोला गोला होकर ऐसे साइड हो जाता होगा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलता होगा। मतलब कि अगर गर्म पानी करके आप उसमें तब सरफ डाल रहे हैं, मतलब सरफ तो पहले से ही गर्म हो ही जा रहा है और आप पहले से गर्म कर दे रहे हैं, और इसका मतलब क्या अगल बगल बच जाता होगा सरफ, देखिएगा पूर्ण रूप से नहीं घुलता होगा। तो इससे हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर प्रोसेस जो है, सॉल्यूशन जो है, अगर वहाँ पे वो एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अगर ऊष्मा दे रहा है तो वो टेम्परेचर के क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा। तो इस प्रकार के रिलेशन अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर सॉल्यूशन बोले या फिर रिएक्शन बोले, सॉल्यूशन बोलिए, रिएक्शन बोलिए, प्रोसेस बोलिए, अगर सॉल्यूशन या रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक है, तो अगर सॉल्यूशन ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है भाई, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि वो क्या ताप टेम्परेचर को बाहर निकाल रहा है, टेम्परेचर को बाहर निकाल रहा है वो। और कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे सरफ है, सरफ को आप डाल रहे हैं पानी में, तो टेम्परेचर क्या करता है, बाहर निकालता है। तो मतलब क्या हुआ, ऊष्माक्षेप हो रहा है, उसका छेपन हो रहा है, मतलब छेपन, और छेपन पढ़े होंगे, मतलब छेपी मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब कि बाहर निकालना, थर्मिक, और थर्म का मतलब होता है हीट, तो हीट बाहर की ओर जा रहा है इसमें, ठीक है। तो जैसे इसमें तब अगर सॉल्यूशन ऊष्माक्षेपी हो, एक्सोथर्मिक हो, तब जो रिलेशन बनता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर। मतलब ये हुआ यहाँ पे मेरे भाई कि अगर ऊष्माक्षेपी है, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मतलब कि जिससे ऊष्मा निकल रहा है, तो आप टेम्परेचर अगर आप कम कर रहे हैं तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगा। जैसे अगर सरफ है, उसमें आप देखे होंगे, मतलब सरफ वाला अच्छा एग्जांपल है, मतलब नॉर्मल एग्जांपल है घर का। तो मतलब सरफ आप जैसे ही पानी में डालते हैं तो उसे हीट निकलता है, तो मतलब क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी हुआ वो, है ना। और जब आप पानी को पहले से गर्म करके तब सरफ घुलाइएगा तो ठीक से नहीं घुलेगा, मतलब अवक्षेपण हो जाएगा उसका, इधर उधर गोला गोला तक टाइप से रह जाएगा, पूर्ण रूप से उसका सरफ नहीं घुलेगा। तो इसलिए उल्टा रिलेशन बनता है। अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं उस सिचुएशन में, तब आपका सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता बढ़ेगा। अब दूसरा यहाँ पे आता है, अगर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, अगर सॉल्यूशन रिएक्शन या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब कि ऊष्मा शोषी है, तो अगर ऊष्मा शोषी है, पहले से ऊष्मा खींच रहा है, पहले से ऊष्मा क्या कर रहा है, खींच रहा है, आप उसका मन का काम कर रहे हैं, पहले से उसका ऊष्मा पसंद है, हीट उसको पसंद है, बेबी को हीट पसंद है, सॉरी देखिए, तो पहले से जो रिएक्शन है उसको हीट पसंद है, आप उसको हीट और दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसका मन का काम आप कर रहे हैं, मन का काम कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा वो, सब एक्सेप्ट कर लेगा। देखो तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, ये रिलेशन बनेगा। मतलब कि अगर एंडोथर्मिक है, उसमें खींच रहा है पहले से, तो उसको उसमें अगर आप उस पर अगर आप हीट दे रहे हैं, उसको आप अगर गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट क्या है, हम सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं, जो सॉल्यूट होगा हमारा विलेय जो होगा वो सॉलिड होगा, उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं कंडीशन कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट जो है वो किस मतलब कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको इफेक्ट कर रहा है
सॉल्वेंट में घुलने में, तो मतलब जो सॉलिड सॉल्यूट जो होगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, अगर प्रोसेस जो होगा अगर एंडोथर्मिक होगा, ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो उसमें सोसी है, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी हमारा बढ़ेगा उस सिचुएशन में। तो हमारा ये टॉपिक था अंतिम यहीं तक। इसमें और कुछ हो सकता है तो 1 मिनट भाई, और इसमें क्या रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर सोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है, उष्माशोषी है, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी जो है इन लिक्विड वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। मतलब कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ेगा, और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा, और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी इसका क्या होगा। मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर को अगर हम घटा रहे हैं तो इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का इसमें उल्टा रिलेशन बनता है और इस प्रकार में सीधा रिलेशन बनता है। तो हमारा आज का जो अंतिम टॉपिक था वो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अगर यहाँ तक समझ में आया हो आज का क्लास, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट, अगर बुरा लगा तो बुरा कमेंट। कोई सुधार की ज़रूरत तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं अमन कुमार, मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।